अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जनाब अली, मोअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे गवाह पर अपनी इजरा मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। जज ने मुख्तसर अल्फाज में वकील इस्तग़ासा को हिदायत जारी कर दी कि वो एतराज़ बराए एतराज़ की पॉलिसी को मौकूफ़ करके मुझे अपना काम मुकम्मल करने दे। मैं सुबह कदमों से चलते हुए विटनेस बॉक्स की जानिब बढ़ गया और इस्तग़ासा के गवाह अमीर अली इलेक्ट्रीशियन की आंखों में देखते हुए सवाल किया, ग़ालिबन आप मुल्ज़िम की किसी बदनीयती का जिक्र कर रहे थे कि इसने बदनीयती की वजह से आपके ख़िलाफ़ इस नौयत का बयान दिया था। जी हाँ बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला, मेरा यही ख्याल है। ज़रा वजाहत कर दें। मैंने इसे घेरने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। मुल्ज़िम की बदनीयती से आपकी क्या मुराद है? वो आपसे किस किस्म की दुश्मनी क्यों कर रहा था? और आप दोनों के बीच किसी नौयत का कोई लेन देन था? कोई लेन देन नहीं था। फिर मुल्ज़िम के ऐसे बयान देने की कोई ख़ास वजह? वो मेरा मतलब है ये। गवाह ने उंगली से मेरे मुवक्किल की जानिब इशारा किया और बोला, ये मुझसे जलता था। जलता था? बात समझ में नहीं आई। मैंने अनजान बनने की अदाकारी की। आप इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रिसिटी? मेरा मतलब है कि बिजली। मुल्ज़िम आपसे कैसे जलता था? मैं अपनी सलाहियतों की बात कर रहा हूँ। वो झुंझुलाए हुए अंदाज में बोला, ये मेरी महारत से जलता था, मुझसे हसद करता था। मुल्ज़िम आपसे जलता था, आपकी पेशा वराना महारत और सलाहियत से इसे शदीद नौयत का हसद महसूस होता था। इसीलिए इसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और आपको बददियानत मशहूर करने की कोशिश की। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? जी नहीं। वो शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपने जो कुछ बयान किया वही हकीकत है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बात अधूरी छोड़कर उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा तो मैंने फ़ौरन सवाल कर डाला, कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आई? यही कि आप तो वकील सफ़ाई हैं। अगर मैं इस केस में वकील सफ़ाई हूँ तो मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। आपको तो अपने मुवक्किल की हिमायत करनी चाहिए ना? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, तो मैंने कब अपने मुवक्किल की मुखालफत की है? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। आपने थोड़ी देर पहले मुल्ज़िम के हवाले से जो कुछ भी बयान किया है वो इसके खिलाफ ही ना जाता। वो बड़े आक़िलाना अंदाज में वज़ाहत करते हुए बोला, क्या उसने मेरे खिलाफ कोई साजिश की थी? एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे बददियानत मशहूर करने की कोशिश की थी? ऐसी कोई बात सिरे से है ही नहीं। मैंने उसके दिमाग के कीड़े झाड़ना ज़रूरी जाना और ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैंने दरअसल आपके मौक़िफ़ को ज़रा मुख्तलिफ और वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। ये सब तो आपके दावे का हिस्सा है और मुझे इससे कतई इत्तेफ़ाक नहीं है। मतलब? क्या आप अपने मुवक्किल को सच्चा समझते हैं? इसकी सरसराती हुई आवाज़ अदालत के कमरे में उभरी। जी बिल्कुल, मेरा मुवक्किल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं इसके बयान से मुकम्मल इत्तेफ़ाक करता हूँ। गोया आप मुझे झूठा समझ रहे हैं? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। 101%। मैंने इस्तग़ासा के गवाह की आंखों में झांकते हुए अटल लहजे में कहा, और मैं अपने इस दावे के मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने साबित भी कर सकता हूँ। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली। वकील इस्तग़ासा अपने गवाह के दिफा के लिए एक मरतबा फिर उठकर खड़ा हो गया और जज की तरफ देखते हुए बोला, योर ऑनर, वकील सफ़ाई हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहे हैं। वो इस्तग़ासा के मोअज़्ज़ज़ गवाह को झूठा कह रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती है। मैंने इस्तग़ासा के गवाह अमीर अली को सिर्फ झूठा नहीं कहा जनाब अली, मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, बल्कि मैं भरी अदालत में अपने इस दावे को दुरुस्त साबित भी कर सकता हूँ। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे गवाह की दरोगोई ज़ाहिर होती हो? वकील इस्तग़ासा ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया। मैंने वकील मुखालिफ के सवाल को दरोगे इतना जानते हुए जज से कहा, जनाब अली, बहुत पुराना मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा और वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। फिर हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डालने के बाद दोबारा जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। योर ऑनर, हमारे तजुर्बेकार बुज़ुर्गों ने बरसों के मुशाहिदे, तजुर्बे और अर्क रेज़ी के बाद ये मुहावरे तख्लीक किए हैं जो आज किताबों की ज़ीनत बने दिखाई देते हैं, और इनके अंदर कोई ना कोई हिकमत और दानिश छुपी हुई बैठी होती है।
जज पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। हाजिरीन अदालत की नज़रें भी मुझ पर ही जमी हुई थी, जैसे मैं कोई मदारी हूँ। अभी कोई हैरत अंगेज करतब दिखाकर इन्हें हैरान और परेशान कर दूंगा। वकील इस्तग़ासा को भी जैसे सांप सूंघ गया था। वो नफरत आमेज बेयकीनी से मुझे घूर रहा था। जनाबे आली, मैंने खंगा कर गला साफ किया और अपनी बात को गहरी संजीदगी से आगे बढ़ाते हुए बोलना शुरू किया। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया है कि मैं भरी अदालत में इस्तग़ासा के गवाह अमीर अली की दरोगोई बअल्फाज़ दीगर अपने मुवक्किल और इस केस के मुल्ज़िम इरफान की बेगुनाही साबित करके दिखा दूंगा। तो इस दावे को बरूए कार लाने के लिए मैं एक शख्स को गवाही के लिए अदालत में पेश करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो शख्स कौन है? जज ने मुझसे पूछा, और इसका ज़ेर समाअत केस से क्या ताल्लुक है? जनाबे आली, मैं अभी जिस गवाह को अदालत में पेश करना चाहता हूँ उसका ज़ेर समाअत केस से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी गवाही इस्तग़ासा के गवाह अमीर अली के झूठ की कलई खोल देगी। इस शख्स का नाम है शाकिर अली। शाकिर अली कौन? जज ने इस्तफसार किया। मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक शाकिर अली, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा, जिसकी दुकान से ये दोनों अफराद मुंसलिक हैं। इस मुकदमे का मुल्ज़िम इरफान और इस्तग़ासा का गवाह अमीर अली। जज ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, क्या शाकिर अली इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है? कमरे के अंदर नहीं, अलबत्ता वो कमरे के बाहर ज़रूर मौजूद है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक और मुल्ज़िम के गवाह सेठ शाकिर अली को कटहरे में बुलाकर इससे चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। इजाज़त है? जज ने फराख दिली का मुज़ाहरा करते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद शाकिर अली विटनेस बॉक्स में मौजूद था। यूँ तो अदालत में मौजूद हर शख्स की नज़र इस वक्त मुझ पर ही लगी हुई थी, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं वकील इस्तग़ासा की निगाह का मरकज़ बना हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पिटारी में से कौन सा सांप निकालने वाला हूँ। मैं अपने हरीफ को मुतसब्सब और उलझन ज़दा छोड़कर एकदम शाकिर अली की तरफ बढ़ गया। शाकिर अली की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। वो मुतनासिब बदन का मालिक और दरमियाना कद शख्स था। वो एक संजीदा और बुर्दबार शख्स था। मैंने चंद रोज़ पहले से एक तफसीली मुलाकात की थी, जिसके नतीजे में वो सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। शाकिर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? मैंने हल्के फुल्के अंदाज में चिरा का आगाज़ करते हुए कहा। जी, अल्लाह का शुक्र है, वो मोतदिल अंदाज में बोला। बस पिछले दिनों कुछ मौसम के असरात थे, अब बिल्कुल ठीक हूँ। शाकिर साहब, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि आज आपको किस सिलसिले में गवाही के लिए यहाँ बुलाया गया है, मैंने कहा। जी, मैं जानता हूँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका सच्चा और खरा जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने सच बोलने का हलफ उठा चुका हूँ। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में सफाई के गवाह शाकिर अली की तरफ देखा और कहा, आपको मुल्ज़िम के बयान की तस्दीक या तर्दीद के लिए यहाँ आने की ज़हमत दी गई है। मेरे मुवक्किल का दावा है कि इस्तग़ासा का गवाह अमीर अली माली मामलात में डंडी मारने का आदी है। ये दोनों अफराद गवाह और मुल्ज़िम चूँकि आपके पास काम करते हैं, इसलिए आप इनकी रग रग से वाकिफ़ होंगे। आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि आया मेरे मुवक्किल का दावा दुरुस्त है या गवाह अमीर अली की बात सही है। अमीर अली ने मुल्ज़िम के दावे को सिरे से मानने से ही इनकार कर दिया है। जहाँ तक अमीर अली की माली मामलात में डंडी मारने की बात है, तो मैं कहूँगा कि उसने मेरे साथ कभी ऐसी हरकत नहीं की। गवाह शाकिर अली ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। आपकी बात नहीं हो रही शाकिर साहब, मैंने जल्दी से वजाहत करते हुए कहा। अमीर अली जिन घरों में इलेक्ट्रिक का काम करने जाता है, इन घरों के मालिकान का जिक्र हो रहा है। मेरे मुवक्किल ने मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि चूँकि अमीर अली इलेक्ट्रिक के सामान में हेर फेर और बेईमानी करने का आदी है, इसलिए इसने अमीर अली को मकतूला के घर जाने से मना कर दिया था। क्या आपकी दुकान से इलेक्ट्रीशियन की सर्विस हासिल करने वाले लोगों में से कभी किसी ने अमीर अली की बददियानती के हवाले से ऐसी कोई शिकायत आपसे की? आप तक अमीर अली के किसी ऐसे ही कारनामे की कोई इत्तला पहुंची? जी हाँ, शाकिर अली ने उस बात में गर्दन हिलाई। अमीर अली की ज़ात से इस किस्म की बातें जुड़ी हुई हैं। आपने इसके बावजूद भी आपने इसे अपनी दुकान पर रखा हुआ है? मैंने चुपते हुए लहजे में इससे इस्तफसार किया। जी हाँ, और इसकी एक ख़ास वजह है, उसने जवाब दिया। क्या आप वो वजह अदालत को बताना पसंद करेंगे? उसने कहा कि अमीर अली में बहुत सी कारोबारी खामियां मौजूद होंगी जिनको आप बेईमानी और बददियानती के खाते में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी काबिलियत और अपने काम में महारत पर कोई दो राय नहीं हो सकती।
मैंने इस जैसा तजुर्बे कार इलेक्ट्रीशियन अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ओके, लेकिन आप ये तो तस्लीम करते हैं ना कि अमीर अली दीगर हेर फेर के लिए मशहूर है? मैंने अपने पॉइंट तक महदूद रहते हुए सवाल किया। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे गवाह शाकिर अली से और कुछ नहीं पूछना जनाब अली, मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ पूछना है। वकील इस्तगासा की तेज़ आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। जज ने आंखें सुकेड़ कर वकील इस्तगासा की तरफ देखा और फिर कहा, वकील साहब, क्या आप सफाई के गवाह शाकिर अली से कोई पूछताछ करना चाहते हैं? यस योर ऑनर, बस एक दो सीधे साधे सवालात। वो गर्दन को झुकाते हुए बड़े एहतराम के साथ बोला। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। जज ने गर्दन को मायने खेज अस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा, इजाज़त है। मैं कंधे उचकाते हुए अपनी जगह पर जा बैठा। वकील इस्तगासा जज की इजाज़त पाने के बाद विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। फिर शाकिर अली की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप एक इंतहाई संजीदा और समझदार इंसान हैं। वकील इस्तगासा के इस तबसे पर शाकिर अली ने बस इतना कहा, आपकी नवाजिश। मेरा ये तजुर्बा है कि संजीदा और बुर्दबार अफराद की याददाश्त बहुत मजबूत और हाफजा निहायत ही कवी होता है। मैं आपके तजुर्बे को चैलेंज तो नहीं कर सकता, अलबत्ता अपने बारे में मुझे यकीन है कि मुझे इस उम्र में भी अपने बचपन और लड़कपन की सारी बातें याद हैं, शाकिर अली ने कहा। वेरी गुड, वकील इस्तगासा ने सफाई के गवाह शाकिर अली से कहा। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर तो आपको मकतूला अनीता की मौत यानी वक़ुआ के दिन के बारे में भी सब कुछ याद होगा। वक़ुआ पर क्या हालात पेश आए थे इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, अलबत्ता मुझे अच्छी तरह याद है कि इस दिन दिसंबर की 8 तारीख थी। दिसंबर की 8 तारीख और सोमवार का दिन, है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकते हैं कि अपनी गिरफ्तारी से पहले आखिरी बार मुलजिम कब और किसके घर काम करने गया था? गवाह ने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया, मकतूला के घर ही में एक छोटा सा काम था, शायद फ्रिज का स्विच तब्दील करने गया था। आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। वकील इस्तगासा अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने कब और किसके घर के अल्फाज इस्तेमाल किए थे? आपने ये तो बता दिया कि वो मकतूला के घर फ्रिज का स्विच तब्दील करने गया था, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत ये भी जानना चाहती है कि कब। 6 दिसंबर को, गवाह ने पुरएतमाद जवाब में कहा। 6 दिसंबर, वकील इस्तगासा ने गवाह के अल्फाज को चबा चबा कर दोहराया और बोला, यानी वक़ुआ से महज एक दिन पहले। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। 6 दिसंबर को हफ्ते का दिन था जब मुलजिम आखिरी बार, मेरा मतलब है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले आखिरी बार मकतूला के घर उसके फ्रिज का स्विच तब्दील करने गया था। इससे अगले रोज़ इतवार था और इतवार को हमारी छुट्टी होती है, लिहाजा इस दिन तो कहीं आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सोमवार को जब वो दुकान पर पहुंचा तो थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आपकी दुकान सुबह कितने बजे खुल जाती है शाकिर साहब? वकील इस्तगासा ने अपने अंदाज़ी सवालात में थोड़ी तब्दीली लाते हुए पूछा। यही कोई 9 सवा 9 बजे, गवाह ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे। और मुलजिम कितने बजे तक आपकी दुकान पर पहुंच जाया करता था? 9:30 से पहले किसी भी वक्त, गवाह ने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या वक़ुआ के रोज़ यानी सोमवार और 8 दिसंबर को भी मुलजिम 9:30 बजे तक आपकी दुकान पर पहुंचा था? वकील इस्तगासा ने सफाई के गवाह की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। शाकिर साहब, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे जो कुछ पूछने वाला हूँ इसके गलत और सही का दारोमदार आपके जवाब पर होगा। मुझे किसी किस्म की गलत बयानी करने का ना तो कोई शौक़ है और न ही इसका कोई फ़ायदा, गवाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। 8 दिसंबर को मुलजिम दोपहर में लगभग 1 बजे दुकान पर पहुंचा था। इस ताख़ीर का सबब? वकील इस्तगासा ने जहरीले लहजे में इस्तफसार किया। क्या आपने मुलजिम से पूछा था कि वो देर से क्यों आया है? इस्तफसार तो लाजमी बात थी जनाब, शाकिर अली ने कहा। मैंने इससे पूछा था और फिर मैं मुतमईन हो गया था इसके जवाब से। और वो जवाब क्या था? वकील इस्तगासा ने चमक कर कहा। इसने मुझे बताया था कि सुबह नाश्ते के बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, गवाह वजाहत करते हुए बोला। इसने डॉक्टर से दवाई लेकर खाई, थोड़ा आराम किया और जब तबीयत ज़रा संभली तो ये दुकान पर चला आया। बहुत खूब, बड़ी उम्दा स्टोरी है, वकील इस्तगासा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तबीयत की खराबी के बायस मुलजिम लगभग 1 बजे आपकी दुकान पर पहुंचा और ठीक 2 बजे इसे आप ही की दुकान पर से
انیتا کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ جی نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے وکیل استغاثہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ 8 دسمبر کی دوپہر 2 بجے اسے پولیس نے انیتا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ جب پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا، کیا اس وقت آپ اپنی دکان پر موجود تھے؟ وکیل استغاثہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جی ہاں، میری موجودگی ہی میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ کیا آپ نے پولیس سے پوچھا تھا کہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اسے؟ ہاں، میں نے پوچھا تھا، اور پولیس نے مجھے جو بات بتائی تھی اس کے بعد میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا پولیس نے؟ میری اس وضاحت سے بالفاظ دیگر ملزم کی صفائی کے جواب میں پولیس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، گواہ نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا۔ بتائیے نا، کیا کہا تھا پولیس نے آپ سے؟ پولیس کے بیان کے مطابق ملزم کو 8 دسمبر کی دوپہر مقتولہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ صفائی کے گواہ شاکر علی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا۔ پولیس کے پاس ایک عینی گواہ جواد حسین موجود تھا، جس نے ملزم کو مقتولہ کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس کی اتنی مضبوط دلیل کے بعد میں بھلا ان کی کارروائی میں کس طرح روک ڈال سکتا تھا؟ پولیس کی اس مضبوط دلیل کے بعد آپ کیا پوچھتے؟ اب تو ملزم کی گرفتاری عمل میں آنی ہی آنی تھی، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یور آنر، حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ملزم وقوع کے روز یعنی 8 دسمبر کی دوپہر مقتولہ کے گھر پہنچا، اور وہ بھی بغیر ان لوگوں کے بلائے۔ صفائی کا گواہ شاکر علی ابھی معزز عدالت کے سامنے اس امر کا اقرار کر چکا ہے کہ سوموار 8 دسمبر کو مقتولہ کے گھر سے کسی قسم کی کوئی کمپلین درج نہیں کرائی گئی تھی۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے ملزم سے چند ضروری سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جج نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا اور پوچھا، کیا آپ کو صفائی کے گواہ شاکر علی سے مزید کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں جناب، وکیل استغاثہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد شاکر علی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے جب ملزم کے ساتھی الیکٹریشین امیر علی کی گواہی مکمل ہو چکی تھی تو اسے بھی عدالت کے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ عدالت میں ایک وقت میں کسی ایک ہی شخص کی گواہی لی جاتی ہے تاکہ اس کے بیان سے دوسرے گواہوں کی گواہی متاثر نہ ہو۔ شاکر علی کے جانے کے بعد وکیل استغاثہ اس کیس کے ملزم اور میرے موکل عرفان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کی صبح یعنی سوموار 8 دسمبر کو ناشتے کے بعد اچانک تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ جی ہاں، ملزم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات بالکل درست ہے۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس روز صبح آپ کی طبیعت کو ہوا کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ناشتے کے بعد اچانک میرا دل خراب ہونے لگا، متلی اور الٹی سی محسوس ہو رہی تھی، ملزم نے جواب دیا، اور پھر الٹی ہو بھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کیفیت میں آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچے، دوا لی اور گھر آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، پھر سوالیہ انداز میں ملزم کی جانب دیکھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے وکیل استغاثہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے کچھ دیر آرام کیا تو تمہاری طبیعت سنبھل گئی؟ وکیل استغاثہ اپنی مخصوص کٹیلی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کیا تم معزز عدالت کو اس ڈاکٹر کا نام اور اس کے کلینک کا ایڈریس بتانا پسند کرو گے جس کی جادوئی اثر دوا نے تمہیں چٹکی بجاتے میں تندرست و توانا کر دیا؟ وہ کلینک ہمارے محلے ہی میں ہے اور اس کا نام ہے شریف کلینک، لیکن میں نے ڈاکٹر شریف سے دوا نہیں لی تھی، ملزم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا، اور آپ کی اس بات پر بھی مجھے سخت اعتراض ہے کہ اس دوا نے چٹکی بجاتے ہی مجھے بھلا چنگا کر دیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے ملزم نے مجھے دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب میں دکان پر پہنچا تو اس وقت بھی میری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ملزم نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے خفیف انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ واقعی وہ تسلی بخش جوابات دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ ملزم سے پوچھنے لگا، تمہاری دکان پر پہنچنے کا ذکر بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تمہارا مقتولہ کے گھر پہنچنے کا تذکرہ ضروری ہے، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے؟
کہ وقوع کی دوپہر یعنی 8 دسمبر سوموار کو تم مقتولہ کے گھر گئے تھے؟ لمحاتی توقف کے بعد وکیل استغاثہ نے ان الفاظ میں اضافہ کیا۔ انکار کرنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھنا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے وقوع کے روز تمہیں مقتولہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا نام ہے جواد حسین۔ تمہارے انکار کی صورت میں جواد حسین کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، جس کے بعد تمہارے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں بچے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں بھی ہوتا تب بھی میں سچائی بیان کرتے ہوئے ایک لمحے کو بھی نہ ہچکچاتا اور کسی بھی صورت میں مجھے راہ فرار کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ملزم نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وقوع کی دوپہر مقتولہ کے گھر جانے کا اقرار کر رہے ہو؟ وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی بالکل۔ ملزم نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر۔ وکیل استغاثہ ملزم عرفان کو چھوڑ کر جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ملزم کے اقرار کے بعد اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ وقوع کی دوپہر مقتولہ کے گھر گیا تھا۔ حالانکہ اس روز مقتولہ کے گھر سے کسی قسم کی کوئی بھی کمپلین درج نہیں کرائی گئی تھی اور ملزم کی طبیعت صبح سے خراب بھی تھی۔ ملزم نے ان سازگار حالات کو موقع غنیمت جانا اور اس وقت مقتولہ کے گھر پہنچ گیا جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا اور مقتولہ کی الماری میں سے 1 لاکھ روپے کی رقم نکال لی، لیکن اس کی بری قسمت کہ یہ رقم چراتے ہوئے پکڑا گیا، مگر اس نے پلک جھپکتے میں نہایت ہی چالاکی کے ساتھ اس بدقسمتی کو اپنی خوش قسمتی میں بدل ڈالا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت کو دیکھا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ کسی جرمیات کے ماہر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ شاطر سے شاطر مجرم بھی اپنی کسی چھوٹی سی غلطی سے پکڑا جاتا ہے۔ یہی سب اس کیس میں بھی ہوا۔ چوری کرتے ہوئے مقتولہ نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کی ضمانت بندی کے لیے ملزم نے اپنی خطرناک ہتھوڑی کا استعمال کیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ مقتولہ اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو چکی ہے تو یہ بڑے اطمینان سے اس کے گھر سے نکل گیا۔ لیکن چند قدم آگے آنے کے بعد ہی جواد حسین سے اس کا سامنا ہوا۔ جواد حسین اسے مقتولہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ جواد نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب آپ دروازہ کھلا چھوڑ آئے ہو، تو اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جس کا گھر ہے وہ خود ہی دروازہ بند کر لے گی۔ وکیل استغاثہ ایک مرتبہ پھر ایکیوز باکس کی جانب بڑھ گیا، پھر ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بہرحمی سے پوچھنے لگا۔ کیا تم اس حقیقت سے انکاری ہو کہ گواہ جواد حسین کے ساتھ وقوع کے روز دوپہر میں تمہارا اس نوعیت کا مکالمہ ہوا تھا؟ ہرگز نہیں، ملزم نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ نہ میں نے پہلے انکار کیا ہے اور نہ ہی اب انکار کی ضرورت پیش کرتا ہوں۔ ایک بندے کے ساتھ میرا اس نوعیت کا مکالمہ ہوا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بندے کا نام جواد حسین ہے اور یہ کہ وہ استغاثہ کا گواہ بھی ہے۔ کیس بالکل صاف ہے یور آنر۔ وکیل استغاثہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بڑے غرور سے بولا۔ ملزم وقوع کے روز مقتولہ کے گھر پہنچا، اس نے مقتولہ کی الماری میں سے 1 لاکھ روپے چرائے اور پکڑے جانے پر اس نے ہتھوڑی کا کاری وار کر کے مقتولہ کو موت کی نیند سلا دیا اور جائے وقوع سے رفو چکر ہو گیا، ورنہ اس روز ملزم کا مقتولہ کے گھر جانے کا نہ کوئی جواز تھا اور نہ ہی کوئی پروگرام۔ یہ صرف اور صرف اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہاں پر پہنچا تھا۔ یہ صرف ایک چور ہی نہیں بلکہ ایک قاتل بھی ہے۔ اسی نے مقتولہ کی الماری میں سے 1 لاکھ روپے چرائے اور پھر رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر اس نے مقتولہ کو ٹھکانے لگا دیا اور جائے وقوع سے خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں چند لمحات کا وقفہ دیکھ کر وکیل استغاثہ نے فاتحہ نظر سے میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے تاکہ آئندہ کسی کو اس نوعیت کی حرکت کرنے کی جرأت نہ ہو۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھا اور پھر گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا۔ بیگ صاحب اس صورتحال میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ضرور جناب عالی، میں نے بصد احترام گردن کو خم دیتے ہوئے کہا۔ ضرور جناب عالی، میں نے بصد احترام گردن کو خم دیتے ہوئے کہا۔